गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साधनों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम रिसोर्सेज भी कहते हैं। जब भी हम गृह प्रबंध की बात करते हैं तो गृह प्रबंध परिवार में उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना बताता है कि परिवार अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों एवं मूल्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करने में सफल हो जाए। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताएं पूर्ण की जा सके, ताकि परिवार के सदस्यों के मध्य समायोजन बना रहे तथा परिवार में कलह एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न ना हो सके। अतः एक गृह प्रबंधक को इन पारिवारिक साधनों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है, जिससे कि वह इन साधनों का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनेक साधन होते हैं और मनुष्य उन उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करता है और इन साधनों का उपयोग वह अपने ही लक्ष्यों की संतुष्टि के लिए करता है। अपने लक्ष्य या गोल की प्राप्ति के लिए वह योजना बनाता है ताकि उसे वांछित परिणाम मिल सकें। योजना के क्रियान्वयन के दौरान साधनों का लगातार उपयोग किया जाता है और दैनिक योजना में इनका निर्णय लिया जाता है। विभिन्न साधनों का सामूहिक उपयोग करने पर कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है और अपने निर्धारित लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पारिवारिक साधनों के प्रकार कितने होते हैं। परिवार में उपलब्ध साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानवीय साधन और दूसरा आता है भौतिक साधन या अमानवीय साधन। मानवीय साधनों को हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं और भौतिक साधनों को हम नॉन ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय साधन किन्हें कहा जाता है। मानवीय साधन ऐसे साधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, परंतु अभ्यास और ज्ञान वृद्धि कर इनको कुछ सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं। मानवीय साधनों के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की विशेष तथा सामान्य योग्यताएं, रुचियां तथा समाज के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि मानवीय साधनों के अंतर्गत कौन कौन से साधन आ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत लगभग 7 साधन आते हैं, जिसमें सबसे पहला है योग्यता, जिसे हम कैपेबिलिटी भी कहते हैं। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन होता है और योग्य व्यक्ति ही कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए योग्य नहीं होते हैं, चाहे वो शारीरिक कार्य हों या मानसिक। कई बार योग्यताएं हमारे पास जन्म से होती हैं तथा कई योग्यताएं प्रयास कर हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मानवीय साधन है वो है रुचि या इंटरेस्ट। रुचि होने पर कार्यकुशलता बढ़ जाती है। अगर हमारी रुचि का कोई कार्य हमें दिया जाएगा तो हम उस कार्य को और भी कुशलता के साथ करते हैं तथा रुचि की कमी होने पर कोई भी कार्य हमें नीरस लगने लगता है तथा हमें थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिलाई में रुचि होने पर साधन का उपयोग करके अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर सकते हैं और संतुष्टि प्राप्त होती है, और उसी के विपरीत अगर सिलाई में रुचि ना हो तो हम तय समय पर भी अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट मानवीय साधन होता है ज्ञान या नॉलेज। आजकल हम देखते हैं कि बाजार में अनेक प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। गृहिणी को इन सभी वस्तुओं का ज्ञान और उपयोग में लाने की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए ज्ञान का होना एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ज्ञान के द्वारा ही विकल्पों का चुनाव उचित रूप से किया जा सकता है, और यदि ज्ञान की कमी होती है तो साधनों का उपयोग अधिक हो जाता है। चौथा जो मानवीय कौशल हमारे पास है उसे बोलते हैं कौशल। प्रत्येक व्यक्ति किसी काम में कुशल होता है। एक विशिष्ट कार्य को करने में योग्य होने पर भी कुशलता का होना आवश्यक है।
जैसे गृहिणी खाना पकाने में कुशल हो सकती है, लड़कियां बुनाई कढ़ाई में कुशल हो सकती है, और जो जिस कार्य होता है उन्हें उसी कार्य में या उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो मानवीय साधन है वो है मनोवृत्तियाँ या अभिवृत्ति, जिसे हम एटीट्यूड भी कहते हैं। मनोवृत्ति का निर्माण मूल्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर होता है। परिवार के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय के अनुकूल एवं बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी मनोवृत्तियों को भी बदलना पड़ता है। आशावादिता, निराशावादिता, अपने को बदलती परिस्थितियों में ढालने की शक्ति, ये सभी मानव प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं। अगला जो मानवीय कौशल है वो है समय। समय प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक होता है। कुछ विद्वानों ने समय को मानवीय साधन माना है, जबकि अन्य विद्वान इसे भौतिक साधन भी मानते हैं। परंतु समय मानवीय साधन ही अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समय का उपयोग करता है और बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं लाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सीमित एवं बराबर का समय प्राप्त होता है। समय को हम व्यर्थ ही नहीं गंवा सकते हैं, और समय का सदुपयोग करना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो मानवीय साधन है वो है ऊर्जा, जिसे हम शक्ति या एनर्जी भी कह सकते हैं। अब व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक सीमित साधन होता है, और ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन भी कहलाता है, जिसके व्यय करने पर ही मानसिक एवं शारीरिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो हमने अभी मानवीय साधनों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि भौतिक साधन, अमानवीय साधन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होते हैं। जो भौतिक साधन होते हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं तथा ये भी सीमित होते हैं, परंतु ये आंतरिक नहीं होते हैं। जो भौतिक साधन होते हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो भौतिक साधन के अंतर्गत या अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है वो है धन। धन का तात्पर्य विनिमय या मूल्य से होता है। इससे संसार के लगभग सभी भौतिक साधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बचत, वेतन, लाभ, बैंक में जमा धन, ब्याज दर आदि शामिल होता है। दूसरा जो अमानवीय साधन है वो है भौतिक वस्तुएं। धन के विनिमय द्वारा हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, और परिवार के अन्य सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे मकान, खाना, कपड़ा, फर्नीचर इत्यादि। जो भी वस्तुओं का हम प्रयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें हम भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरा जो अमानवीय साधन है मुख्यतः उसे हम सामुदायिक सुविधाएं कह सकते हैं, जो कि कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ हमें सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत वे सुविधाएं आती हैं जो परिवार समाज का अंग होने के कारण कोई भी मनुष्य उनका उपयोग कर सकता है, जैसे लाइब्रेरी है, विद्यालय, पार्क, अस्पताल इत्यादि। सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अंततः जो अमानवीय साधन है वो समय एवं ऊर्जा है। कुछ विद्वान समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन न मानकर भौतिक साधनों के अंतर्गत ही इन्हें रखते हैं, और कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन माना है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, तब यह मानवीय साधन कहलाते हैं। परंतु जब धन खर्च करके इसे किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाया जाता है अथवा समय शक्ति बचत के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तब यह भौतिक साधन कहलाता है। अतः हमने मानवीय और अमानवीय दोनों साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो हम मानवीय साधन हो चाहे अमानवीय साधन हो, इनका प्रयोग
गृह प्रबंध में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं और ये दोनों ही हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साधनों की विशेषताएं क्या होती हैं। साधन प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध होते हैं और ये अनेक होते हैं। इनका उचित उपयोग व पहचान करना आवश्यक होता है तथा गृह प्रबंध में जो प्रयुक्त साधन हम यूज़ करते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो साधन है उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है, जितने भी साधन होते हैं वो सभी साधन उपयोगी होते हैं। तो पहली विशेषता कहलाएगी समस्त साधन उपयोगी होते हैं। तो कोई भी साधन हो किसी भी परिवार के लिए कितना उपयोगी होता है यह उस परिवार की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों पर निर्भर करता है। हो सकता है एक साधन एक परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वही साधन दूसरे परिवार के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। व्यक्ति को साधनों की पहचान करके उनकी उपयोगिता में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है इसका ध्यान रखना चाहिए। जब साधनों के उपयोग की जानकारी मिल जाती है तभी उस साधन के महत्व का पता चल पाता है। जो दूसरा प्रमुख साधन की विशेषता है वो होती है साधन विकसित किए जा सकते हैं। अब साधनों का विकास मेहनत, बुद्धि और प्रयत्नों से होता है। जैसे मेहनत करके अधिक धन कमाया जा सकता है, प्रयत्नों के द्वारा सूचना एकत्रित कर ज्ञानवर्धन किया जा सकता है। जो तीसरा प्रमुख विशेषता है साधन की वह है समस्त साधन सीमित होते हैं। तो मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं किंतु कुछ इच्छाएं ही हमारी आवश्यकता बन पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मानवीय और भौतिक साधन सीमित होते हैं। हमें इनकी सीमाओं में रहकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। इनकी सीमा के बजट से ही हमें परिवार में प्रबंध करना पड़ता है ताकि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यदि साधन असीमित हों तो परिवार में प्रबंध की समस्या उत्पन्न न हो। साधनों की अब जो भी साधन हमने पढ़े हैं ये दो प्रकार से इसकी सीमितता के बारे में हम देखते हैं। तो जो साधनों की सीमितता होती है उसमें सबसे पहला आता है संख्यात्मक सीमा, जिसे हम मात्रा संबंधी सीमा भी कहते हैं। भौतिक साधनों की सीमा संख्यात्मक होती है। धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं इत्यादि हमारे पास एक सीमा तक ही उपलब्ध होते हैं। धन को हम गिन सकते हैं और इनको हम एक सीमा तक ही व्यय कर सकते हैं और क्योंकि हमारी आय सीमित होती है। दूसरा जो सीमित साधनों का जो दूसरा सीमितता होती है वो उसे हम बोलते हैं गुणात्मक सीमा। मानवीय साधनों की सीमा गुणात्मक होती है, यह मापी नहीं जा सकती है। जैसे ज्ञान, रुचि, शक्ति, कुशलता जो मानवीय साधन हैं व्यक्ति के अंदर एक सीमा तक ही होते हैं। ये साधन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक व्यक्ति में किसी अन्य चीज़ को लेकर रुचि होती है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति में किसी दूसरे चीज़ को लेकर रुचि हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी को पढ़ाई में रुचि हो सकती है और किसी को संगीत में हो सकती है, किसी को खाना पकाने में हो सकती है, लेकिन यह रुचियाँ एक सीमा तक ही होती हैं। उसी तरह व्यक्ति के गुणों में भी भिन्नता व सीमाएं पाई जाती हैं। जो अगला साधनों की प्रमुख विशेषता में आता है वह है साधन आपस में संबंधित होते हैं। एक कार्य को करने के लिए हमें कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। एक साधन का उपयोग दूसरे साधन के उपयोग को प्रभावित करता है। यदि हम एक साधन की बचत करते हैं तो दूसरे साधन का उपयोग अधिक होता है। साधन आपस में संबंधित होते हैं। कोई भी एक
कार्य है वो बिना साधन के नहीं हो सकता, या कोई भी कार्य एक साधन से भी नहीं हो सकता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमें चाय बनानी होती है तो हमें समय, योग्यता, ऊर्जा, कुशलता, सभी साधनों की ज़रूरत होती है, या चाय बनाने का समस्त सामान, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब भी हम चाय बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक से अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साधन हैं वो प्रायः आपस में संबंधित होते हैं। जो नेक्स्ट विशेषता साधनों की होती है वह है साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले साधनों का उपयोग किस प्रकार या किस कार्य के लिए उपयुक्त होगा यह ज्ञात कर लेना आवश्यक होता है। जैसे व्यक्ति के पास धन है, उसके पास अनेक विकल्प होते हैं कि वो उस धन को कहाँ पे खर्च करे, तो उसे जो विकल्प सबसे उपयोगी लगता है वह उसी का चुनाव करता है तथा अपने धन को उस कार्य पे खर्च कर सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है साधनों का प्रतिस्थापन संभव होता है। जैसे सीमित साधनों से हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और साधनों की बचत करने के लिए हम कम उपयोगी साधनों के स्थान पर अधिक उपयोगी साधन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किसी के लिए समय की उपयोगिता धन से अधिक होती है तो वह धन को खर्च करके समय की बचत करता है। तो हम साधनों को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला जो विशेषता है वो है प्रबंध का साधनों के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पारिवारिक साधन हमें पता है कि सीमित मात्रा में होते हैं, तो साधनों की सीमा निर्धारित होने के कारण परिवार के विभिन्न कार्यों में इन साधनों का उचित प्रयोग तभी हो पाता है जब इन साधनों को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाए। इसके लिए प्रबंधक को गृह प्रबंध का उचित ज्ञान होना चाहिए। अंततः जो साधनों की विशेषता होती है उसमें जो सबसे अंतिम विशेषता है वो है जीवन का स्तर व गुणवत्ता साधनों द्वारा बढ़ती है। जैसे हम साधनों का प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक है कि साधनों की पहचान की जाए, प्रयत्नों के द्वारा साधनों की उपयोगिता व मात्रा में वृद्धि की जाए। साधन के उचित उपयोग से जीवन का स्तर ऊंचा उठता है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साधन है उनकी विशेषता हमारी लाइफ में या हमारी डे टू डे लाइफ में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पारिवारिक साधनों का महत्व क्या होता है। तो हम जानते हैं कि परिवार के साधनों का महत्व गृह प्रबंध के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पारिवारिक साधनों की जानकारी एवं उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। साधन सीमित होते हैं, अतः इन्हें व्यर्थ न गंवाकर उनका उचित उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे समय एक ऐसा सीमित साधन है जो बीत जाने पर वापस नहीं लौटता है, अतः गृह प्रबंधक को समय व्यर्थ न गंवाकर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। गृह प्रबंधक को चाहिए कि परिवार से जो साधन उपलब्ध हैं उनकी पहचान करे तथा उनका उपयोग करे। जैसे घर में लड़की को सिलाई में रुचि है तो उसे सिलाई का ज्ञान दिलाया जा सकता है और घर में ही कपड़े सिलवाए जा सकते हैं जिससे आय में वृद्धि होगी। अतः गृह प्रबंधक को चाहिए कि वह परिवार के सदस्यों की योग्यताओं एवं रुचियों का सही मूल्यांकन करे और उन्हें एक साधन के रूप में उपयोग करे। अब साधन चाहे मानवीय हो या भौतिक हो, सभी उपयोगी होते हैं।
अतः साधनों का उपयोग सोच समझकर और नियोजित तरीके से करना चाहिए ताकि उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सके, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिलती है और अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जीवन को हम सफल बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साधनों को उपयोग करने के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो जो परिवार में विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का एक प्रमुख लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है और इस संबंध में एलिजाबेथ हार्ट द्वारा महत्वपूर्ण 4 निर्देशन दिए गए थे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है साधनों की अधिकाधिक पूर्ति। तो अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जबकि जिन लक्ष्यों को समस्त उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके सरलता से उपलब्ध किया जा सकता है, उन्हें थोड़े से साधनों का प्रयोग करके अधिक कठिनाई के साथ प्राप्त किया जा सके। जैसे हम देखते हैं कि एक गृहिणी शक्ति की कमी के कारण खाना बनाने के उपकरणों को क्रय करने पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों की अन्य वांछित इच्छाओं की पूर्ति पर धन व्यय नहीं किया जा सकता। परंतु यदि गृहिणी खाना बनाने के कार्य में परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता करने का प्रयास करती तो उसके परिणाम और अधिक संतोषजनक होते। तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन करके उपलब्ध साधनों में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं हम उनका अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि हम वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। इसके विपरीत हम ये ना करें कि हम अधिकतम साधनों का क्रय कर लें जिससे कि हमारे वांछित अन्य जो लक्ष्य होते हैं या अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य होता है वो है विकल्पात्मक प्रयोगों का ज्ञान। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी गृहिणी है या जो भी गृह प्रबंध कर रहा है उसको यह भली प्रकार मालूम होना चाहिए कि उपलब्ध पारिवारिक साधनों को किन किन कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह तो सुनियोजित है कि एक साधन एक से अधिक प्रयोजनों हेतु काम में लाया जा सकता है। तो उपलब्ध साधनों से परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख सुविधा एवं संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर साधनों का प्रयोग सर्वोत्तम विकल्पों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब गृहिणी को साधनों के प्रयुक्त होने के अनेक विकल्पों का ज्ञान होता है। जो तीसरा प्रमुख जो लक्ष्य है वो है उपयोगिताओं में वृद्धि एवं रुचियों में विस्तार। धन जैसे जैसे सामान्य साधनों को ही एक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अपितु कुछ विशिष्ट वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिनके कई संभावित उपयोग हो सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का चयन उपयोगिता में वृद्धि करता है। जैसे चीनी मिट्टी का एक सुंदर प्याला चाय, सलाद, फल अथवा फूलों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। उपलब्ध वस्तुओं के नए प्रयोगों अथवा संयुक्त प्रयोग करने की संभावनाएं खोज निकाली जाएं तो ऐसा करने से संतुष्टि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उपयोगिता में वृद्धि की अपेक्षा रुचियों में विस्तार करना अधिक सूक्ष्म कार्य है। इससे साधन प्रयोग करने वाले व्यक्ति की वृद्धि होती है। सार्वजनिक पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने और पढ़ने में व्यय किए गए समय से नई रुचियों का निर्माण होता है। अगर इसी समय को सिनेमा देखने पर व्यय किया जाए तो इससे नवीन रुचियों के दरवाजे संभवतः नहीं खुल पाएंगे। रुचियों के विस्तार के लिए कई साधनों के मिले जुले प्रयोगों की आवश्यकता होती है, जैसे ज्ञान तथा अभिवृत्ति के साथ धन अथवा समय का संयोजन करना। जो अंतिम साधन के उपयोग का लक्ष्य होता है वो है विकल्पों के साधनों के साथ संतुलन।
तो अधिकांश विचारशील व्यक्ति इस तथ्य से सहमत हैं कि संतोषजनक जीवन विविध तत्वों के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब संतोषजनक जीवन में रुचियों के साधनों का समान अथवा विशिष्ट वितरण ही संभवतः महत्वपूर्ण कारक नहीं है, वरन उनमें सभी का प्रतिनिधित्व उपयुक्त होता है। जैसे बटर केक आटे, शक्कर, नमक, बेकिंग पाउडर, घी, अंडा और दूध अथवा अन्य तरल पदार्थों से बना होता है। तो उसे और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए घी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है तथा उसके पौष्टिक मूल्यों को कम करने के लिए घी की मात्रा कम की जा सकती है, परंतु आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य पदार्थों की मात्रा में भिन्नता की जानी चाहिए। यदि मक्खन या घी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा तो मक्खन का बिस्कुट बनाया ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार जिस तरह की उत्पादित वस्तु हम चाहते हैं अथवा जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार ही घटकों में विविधता लाई जा सकती है। परंतु यदि सभी घटकों का प्रतिनिधित्व उत्पादित वस्तु में नहीं होगा तो उत्पादित वस्तु प्रायः असंतोषजनक हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो साधनों का उपयोग है उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक साधनों का उचित उपयोग इस दृष्टि से करना चाहिए कि उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम कुछ सिद्धांत देखते हैं जो कि साधनों के उपयोग के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है लक्ष्य निर्धारित करना। तो जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हम किसी भी साधनों का संपूर्णतः उपयोग कर पाते हैं। तो इसे हम सर्वप्रथम सिद्धांत कह सकते हैं साधनों के उपयोग का। तो व्यक्ति या परिवार अपने मूल्यों के संदर्भ में परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने की दिशा में साधनों का उपयोग करता है, और इन्हीं साधनों के उपयोग से वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है योजना बनाना। तो जब भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है तो उसके पश्चात वो साधनों के उपयोग हेतु योजना बनाता है। तो योजना बनाते समय वो उपलब्ध साधनों पर विचार करता है और उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इन सारी चीज़ों पर वो विचार करता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है साधनों को एकत्रित करना। तो जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है तो योजना के अनुरूप फिर उसे साधनों की आवश्यकता होती है। तो योजना बनाने के पश्चात जब वो साधनों को एकत्र करता है और उसमें वो केवल भौतिक ही नहीं जबकि मानवीय साधनों को भी एकत्र करने का कार्य करता है, और वो उन साधनों को प्रमुखता देता है जिससे उसकी जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को वो सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके और आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है साधनों को महत्व के क्रम के अनुरूप स्थापित करना। व्यक्ति साधनों को एकत्रित करने के पश्चात वह उन्हें उनके महत्व के क्रम के अनुरूप व्यवस्थित करता है। परिवार के पास कुछ साधन अधिक मात्रा में होते हैं तथा कुछ साधन कम मात्रा में होते हैं। तो साधनों की उपलब्धता, सीमितता व महत्व के अनुरूप उनके उपयोग का क्रम स्थापित किया जा सकता है। अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं वो सबसे पहले रखे जाते हैं और जिनकी महत्वता कम होती है वो सबसे आखिर में रखे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरीक्षण। योजना का निरीक्षण किया जाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी साधनों का ठीक तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। यदि साधनों के उपयोग में कोई त्रुटि रह जाती है तो उस पर पुनः विचार किया जाता है। जो अगला सिद्धांत है वो है क्रियान्वयन करना। तो
संपूर्ण दृष्टियों में योजना उचित होने पर उसका क्रियान्वयन किया जाता है और साधनों का क्रियान्वयन योजना के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तो क्रियान्वयन करना मतलब जो भी हमने योजना बनाई, साधनों को एकत्रित किया, उसके बाद हम अपनी योजना के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है समायोजन। तो हम देखते हैं कि यदि किसी कारण से साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए हम नए निर्णयों द्वारा या योजना में परिवर्तन करके समायोजन करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुनः प्रयास करते हैं। साधनों के उपयोग के सिद्धांत का अंतिम जो सिद्धांत है वो है मूल्यांकन, और यह एक महत्वपूर्ण और अंतिम सिद्धांत होता है। इस चरण में संपूर्ण क्रिया की समीक्षा की जाती है और यह देखा जाता है कि साधनों के उपयोग से हमें कितने संतोषजनक तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, या लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, कहाँ पे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हमें बाधा आई है और किस तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, ताकि भविष्य में योजना बनाते समय हम सही तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें और योजनाओं को कार्यबद्ध करने हेतु सही क्रम में और महत्वता के साथ उनका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं साधनों के उपयोग के उद्देश्य। तो साधनों का उपयोग परिवार या समूह द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है लक्ष्यों की प्राप्ति। तो साधनों के उपयोग से ही लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। तो साधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि परिवार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इनका समुचित लाभ उठा सके। जो सेकंड उद्देश्य है वह है मितव्ययिता। तो साधनों की योजना बनाते समय और साधनों के उपयोग में मितव्ययिता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकांश साधन भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। किसी के पास कोई साधन कम है तो किसी के पास अधिक। साधनों के उपयोग का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग तरीके से वितरण हो। एक साधन की कमी दूसरे साधन की बहुलता द्वारा पूरी की जा सकती है। जो तीसरा उद्देश्य है वह है आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु। तो प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार की अनेक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक व धार्मिक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु कई साधनों की आवश्यकता होती है। तो इन्हें पूर्ण करने के लिए मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहिए। अगला जो उद्देश्य है वह है संतुष्टि की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति कार्य इस दृष्टि से करता है कि उसे संतुष्टि प्राप्त हो। तो वह केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करना चाहता, परंतु उसे संतुष्टि भी प्राप्त करना चाहता है। तो साधनों के उपयोग का उद्देश्य संतुष्टि प्राप्त करना होता है। इसका अंतिम उद्देश्य है परिवार के सदस्यों का विकास करना। व्यवस्थापन कौशल द्वारा ही परिवार के सदस्यों का विकास संभव होता है। साधनों का उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण व्यवस्थापन कौशल कहलाता है। परिवार में इस प्रकार के साधनों का व्यवस्थापन व उपयोग किया जाता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं अपना विकास कर सकता है। तो ये हमने देखे कि साधनों के उपयोग के उद्देश्य क्या होते हैं। अंततः हम देखते हैं कि जो पारिवारिक साधन होते हैं उन्हें प्रभावित करने वाले कारक आखिर क्या क्या हो सकते हैं। तो पारिवारिक साधनों का उपयोग करते समय कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पारिवारिक साधनों को उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है पारिवारिक जीवन चक्र। तो प्रत्येक परिवार भिन्न भिन्न जीवन चक्रों जैसे आरंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था, संकुचित अवस्था से गुजरता है। तो जैसे जैसे परिवार की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साधनों के उपयोग में भी परिवर्तन
आता है। जो सेकंड तत्व है वो है जीवन का दृष्टिकोण। जीवन को व्यक्ति किस दृष्टि से देखता है, उसकी क्या मान्यताएं होती हैं, इसके आधार पर वो अपना जीवन निर्धारण करता है आदि उसके साधनों के उपयोग को भी निर्धारित करते हैं। अगला जो तत्व है वह है परिवार का आकार व प्रकार। तो यदि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है, जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है या परिवार संयुक्त है, तो परिवार में साधनों की आवश्यकता अधिक होती है। इसके विपरीत छोटे परिवार में साधनों की आवश्यकता तथा व्यय कम होता है। नेक्स्ट जो तत्व आता है वह है प्रबंध कुशलता। तो गृह प्रबंध यदि प्रबंध में कुशल हो, गृह प्रबंधक यदि प्रबंध में कुशल हो, यदि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित रूप से कार्य करता हो, तो वो अपने सीमित साधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर पाता है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है और वह अपने साधनों का अपव्यय भी नहीं करता है। इसके अलावा जो अगला तत्व है वह है मकान व उसकी स्थिति। तो यदि मकान की स्थिति शहर से दूर है या फिर बाजार, विद्यालय, कार्यस्थल दूर है, तो परिवार के सदस्यों के साधन जैसे समय, शक्ति, धन इत्यादि अधिक व्यय होंगे। उसी तरीके से ग्रामीण महिला के साधनों व शहरी महिला के साधनों का उपयोग भी भिन्न भिन्न होगा। और यदि मकान बड़ा है, कमरों की संख्या अधिक है, आकार बड़ा है, कार्यक्षेत्र की व्यवस्था, दूरी इत्यादि भी साधनों के उपयोग को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय और पारिवारिक आय। यदि परिवार की आय नियमित है तो वह बजट बनाकर साधनों का उपयोग सही तरीके से करेगा और बचत भी कर सकेगा। तो साधनों का उपयोग व्यवसाय द्वारा भी प्रभावित होता है। जैसे किसान, दुकानदार, व्यापारी की आय अनियमित होती है, अतः उनका रहन सहन का स्तर भी उनकी आय पर निर्भर करेगा। अगला जो तत्व है वो है कार्यरत गृहिणी। महिला अगर कार्यरत है तो परिवार की आय में वृद्धि होती है और साधनों का उपयोग भी प्रभावित होता है। वह अपना समय व शक्ति घर से बाहर भी लगाती है, अतः उसके साधनों का उपयोग एक घर में रहने वाली महिला से भिन्न होगा। अंततः जो अंतिम जो तत्व है जो हमारे साधनों के प्रयोग को प्रभावित करता है वह है उपलब्ध साधनों व विकल्पात्मक प्रयोगों का ज्ञान होना। तो यदि गृह प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध साधनों का ज्ञान हो, जैसे घर के सदस्य या बच्चे को पढ़ाना, बागवानी करना, तो वह बचत कर सकता है और परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। साधनों के कई विकल्पात्मक उपयोग होते हैं, अतः गृह प्रबंधक को यदि उपलब्ध साधनों के भिन्न भिन्न प्रयोगों का ज्ञान होता है तो सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि साधनों में हम क्या क्या सत्रीय कार्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले साधनों का गृह प्रबंध में क्या स्थान है, उसके प्रकार को हम समझाएंगे और पारिवारिक साधनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सेकंड, हम साधनों को समझाएंगे और साधनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। जो हमें अभी अंत में पढ़ा उसके बारे में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हम कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे, जैसे साधन के प्रकार समझाइए, साधन की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यह भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। साथ ही साधनों से आपका क्या तात्पर्य है और अंतिम जो क्वेश्चन है वह है पारिवारिक जीवन में साधनों के महत्व की विवेचना करिए। आशा है कि आपको यह शीर्षक अच्छे से समझ में आया होगा, सही से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। धन्यवाद।